दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। घुन दीमक बन के जीता है। ब्रिगेडियर प्रताप का यह कैरेक्टर बिल्कुल रिलेटेबल लगता है। दिल्ली के लाल किले के सामने एक बड़ा हादसा हुआ। इस कार बॉम्ब ब्लास्ट में लगभग 13 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। क्या इस हमले के पीछे हमारे ही देश के लोग हैं? फिलहाल हमारे भारत सरकार ने इस घटना को एक टेररिस्ट अटैक डिक्लेयर किया है और यूएपीए के अंदर इस केस को रजिस्टर किया गया है। दिल्ली की शाम में जो हुआ वो सिर्फ एक धमाका नहीं था, ये एक चेतावनी थी। लाल किले के पास भीड़ और इतिहास के नजदीकी में एक सफेद कार में विस्फोट हुआ और कई लोग मारे गए। लगभग 13 लोग अब तक मारे जाने की खबर है और बहुत सारे लोग घायल भी है। जिस टाइम पर यह घटना हुई है और जिस जगह पर यह हुई है, यह बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी होने की आशंका जताती है। इस देश को सबसे बड़ा खतरा हमारे ही अंदर के कुछ लोगों से है। भारत 2.5 फ्रंट वॉर लड़ रहा है। हमारे एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है और एक तरफ हमारे देश के भीतर ही छुपे हुए देशद्रोही। ऐसा लगता है कि भारत एक ज्वालामुखी के मुंह पर बैठा हुआ है जो कभी भी फट सकता है अगर इस पर जल्द से जल्द ध्यान नहीं दिया तो। जब भी इस तरह की घटना देश में होती है तब कुछ लोग आते हैं, आतंकियों को डिफेंड करने लगते हैं, लेकिन एक बात ये लोग हमेशा भूल जाते हैं। इन सच इंसिडेंट्स देयर आर नॉट ऑल मुस्लिम्स बट ऑलवेज अ मुस्लिम। इस घटना की जांच की शुरुआती रिपोर्ट्स में पता चला है कि यह कार i20 कार थी जिसका ओनर दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा का एक डॉक्टर है। पहले यह कार नदीम खान के नाम से बताई जा रही थी, लेकिन यह कार डॉक्टर उमर की थी। इसका सीधा लिंक फरीदाबाद की घटना से है। दिल्ली में यह घटना होने के पहले ही कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन किया जिसमें फरीदाबाद से 3000 किलो RDX, 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट और कई बंदूकें, गोलियां पकड़े गए। इस पूरे मॉड्यूल से मुख्य आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल शकील, उसकी गर्लफ्रेंड शाहीन शाहिद और डॉक्टर आदिल को फरीदाबाद से अरेस्ट किया गया। इस घटना से जुड़े ये आतंकी और ये पूरा मॉडल जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा हुआ है, यानी हमारे ही देश के भीतर के लोग बाहरी दुश्मनों से मिले हुए हैं। आप सबसे पहले ये समझिए कि अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है। ये एक ऑक्सीडाइजर है जो परफेक्ट मिश्रण और कन्फाइनमेंट में बहुत बड़ी विस्फोटक पावर जनरेट करता है। इसीलिए उसका बड़े पैमाने पर मिलना नेशनल सिक्योरिटी के लिए अलार्मिंग है। मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि कई लोग हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को नाकाम बता रही थी, बोल रही थी कि इतना बड़ा हादसा हो गया, फिर सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही थी। मुझे ऐसे लोगों की सोच पर सच में तरस आता है। फरीदाबाद में मिली सामग्री के साथ टाइमर्स, डिटोनेटर्स और आर्म्स की रिपोर्टिंग ने यह आशंका और भी बढ़ा दी है कि यह कोई आइसोलेटेड प्लॉट नहीं बल्कि बहुत बड़ा आतंकी हमला करने की साजिश थी। यानी दिल्ली में जो हुआ वो ट्रेलर तो क्या, टीजर भी नहीं था। ये तो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ही है जिन्होंने इस बहुत बड़े हादसे को होने से रोक लिया। अगर हमारी सरकार और सिक्योरिटी एजेंसीज अलर्ट नहीं होती तो देश में अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला हो सकता था। फरीदाबाद के केस में जो सामने आया उससे ये पता चलता है कि रिक्रूटिंग और फंडिंग का खेल सोफिस्टिकेटेड हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स ने इसे व्हाइट कॉलर टेरर बताया है। व्हाइट कॉलर टेरर ये शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो अपराध या देश विरोधी गतिविधियां करते हैं, लेकिन सामान्य अपराधियों की तरह दिखते नहीं है। इनके पास सूट बूट, बड़ी कुर्सी, पावर, पैसे और समाज में सम्मानित छवि होती है, लेकिन अंदर से ये सिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं ताकि सत्ता पलट हो सके। ये लोग सीधे बम बंदूक नहीं चलाते, लेकिन अपने दिमाग, पद और प्रभाव का इस्तेमाल करके आतंक जैसा माहौल खड़ा करते हैं जिससे देश अनस्टेबल हो जाए। रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि इस हमले में एजुकेटेड लोग रिक्रूट किए गए थे, इसलिए इस लड़ाई का तरीका चेंज हो रहा है। हम जहां सोचते हैं कि हमारे देश में जो आतंकी पाए जाते हैं वो गरीब होंगे या फिर पैसों के लिए सब करते होंगे, लेकिन नहीं। पहले तो ऐसे बोलने वाले लोगों को सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि जो लोग इस केस में अरेस्ट हुए हैं वो वेल एजुकेटेड डॉक्टर्स हैं। अगर हम भारत के अंदर आतंकवादी देखें तो वो लगभग वेल एजुकेटेड ही थे, जैसे याकूब मेमन M.Com और CA था, यासीन भटकल B.Tech और यूनानी प्रैक्टिशनर था, अफजल गुरु MBBS का स्टूडेंट था। अभी फरीदाबाद में जो पकड़े गए वो सभी आतंकी MBBS डॉक्टर्स थे।
हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आतंक का उद्देश्य सिर्फ बॉम्ब फोड़ना नहीं है, उसका सबसे बड़ा उद्देश्य है डर फैलाना, समाज को तोड़ना और हमारी इंस्टीट्यूशन पर दबाव डालना। इंटरनल और एक्सटर्नल दबाव के बीच खड़े रहकर ही हम मजबूत रणनीति बना सकते हैं। फरीदाबाद में जो सीजर्स हुए और रेड फोर्ट के पास जो धमाका हुआ है, ये संकेत है कि हमें टैक्टिकल रिस्पॉन्स के साथ स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस भी अपनाना होगा। यूनिटी, वेरीफाइड इंफॉर्मेशन, एक्टिव सिविक रिपोर्टिंग और इंटेलिजेंस बैक्ड पुलिसिंग बेहद जरूरी है। कुछ रिपोर्ट्स का मानना है कि फरीदाबाद में अपने साथियों को अरेस्ट होता देख आतंकी डॉक्टर उमर नबी ने सुसाइड बॉम्बिंग की है। अभी इस केस को एंटी टेरर एजेंसी एनआईए के पास सौंप दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि इस ब्लास्ट में जो भी शामिल थे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. जो लोग इस घटना के शिकार हुए हैं, जिनकी फैमिलीज आज ये नुकसान झेल रही है, उनके साथ ये देश खड़ा है। और एक भारतीय होने के नाते हमारा ये भी कर्तव्य है कि भारत के इस 2.5 फ्रंट वॉर को हम एक्नॉलेज करें, हम सतर्क रहे, हम डर कर नहीं, जागरूक होकर एकता के साथ आगे बढ़े। मैं शशांक मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद।